हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये अब नॉवल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वो चचा साथ ही सगी बहन नहीं थी मेरी। एक यतीम बच्ची को हमारे घर में रहने की जगह और बचा हुआ खाना दिया जाता था, डेट सीट। बड़ीरा मुंह पर हाथ रख के वापस कमरे में भाग गई थी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और उसने वो हाथ खोल लिया था। अस्सलाम वालेकुम चिशमिश, पहली बार तुम्हें सलाम कह रहा हूँ। शर्मिंदगी भी हो रही है कि दुनिया के रंगीनों में कितना कुछ पीछे छोड़ दिया हमने अपने रब को भी। कुछ दिन पहले ही मुझे वो लोग मिले जिनके ना होने का मुझे पता नहीं था बरीरा। मेरे माँ बाप, वकार अहमद, रोहिना वकार अहमद। जिस दिन तुमने जहर खाया था ना, ये क्या कह के तुम थक गई हो। तुम्हारी बंद आंखों ने बिलाज हमदानी को भी थका दिया था। और जब डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हारा जिंदा रहना मुश्किल है, उस वक्त मैंने भी अपनी जिंदगी को खत्म कर लेने का सोच लिया था। बरीडा की गिरफ्त मजबूत हो गई थी इस कागज पर। और जानती हो मुझे किसने बचाया? वहां पहुंचकर मेरे वालिद, सीबीआई ऑफिसर वकार अहमद हमदानी। और तब पता चलता है मुझे मेरी माँ भी है। बरीडा, इस रात एक नहीं बहुत से रात मेरे सामने आए थे। मैं ये सब तुमसे हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए शेयर नहीं कर रहा। मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया है। इस दुश्मनी में तुम्हें खो दिया, और जो पाया वो इंतहाई धोखा, बेवफाई, मदिया की। बरीडा, मुझे तुम्हारी बदवा लग गई है, तुम्हारी आग लग गई है। मुझे जो खुशियाँ मेरी नज़र में खुशियाँ थी वो तो अजाब बन गई। जो अपने अपने थे ना, वो तो दुश्मनों से भी बदतर निकले। सब कुछ सूद समेत मिला मुझे जो मैंने तुम्हें दिया। बरीरा, मेरा कीमती एहसास मेरे बच्चे थे, तुम्हारी इज्जत थी, वो मोहब्बत थी, मेरी गैर थी। इस दुश्मनी में सब चली गई ना। आज बिलाज हमदानी हाल हाथ खड़ा है। मैं तुमसे तुम्हें मांग रहा हूँ, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे बरीरा, बहुत दूर हम होंगे। बस एक मौका मांग रहा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे पता है कि जो मैंने कर दिया वो माफ़ी से भी मिटाया नहीं जा सकता। मैं बहुत ही अकेला हो गया हूँ। डर लग रहा है कि अगर तुम बेराम की होगी तो मेरी रूह मेरा जिस्म साथ छोड़ देगी, मेरा बेचैन दिल धड़कना छोड़ देगा, और बिलाज हमदानी की कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। प्रीरा के पास और हौसला नहीं था आगे पढ़ने का। इस हाथ को अपने सीने से लगाकर वो ज़ारू की तरह रोना शुरू हो गए थे। मुझे लोगों ने नहीं, तुमने बर्बाद किया बिलाज। लोग तो तमाशा देखते रहे और तुम दिखाते रहे, कभी मोहब्बत का तो कभी मेरी इज्जत का। या अल्लाह, सब इतना मुश्किल क्यों हो गया है? बिलाज प्लीज अगला कदम सोच समझ कर उठाओ। तुमने बहुत ही खतरनाक लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। बस कर जो। रूही बेगम दूध का गिलास लेकर बिलाज के कमरे में आई थी और कुछ मिनट के बाद वकार साहब भी आ गए थे। बिलाज, सोनम बेटी का फोन आया है और प्रिया ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। और एक वॉइस मैसेज शुरू हुआ था। सोनम, हम वापस न्यूयॉर्क आ गए हैं। बिलाज की जान को खतरा है। ये लोग मेरे जरिए बिलाज को साउथ एरिया में बुलवा कर मरवाना चाहते हैं और वहाँ की स्मगलिंग का सारा इल्जाम भी बिलाज पर लगाने वाले हैं। सोनम, ये सारी प्लानिंग बिलाज के दाजी की है और मेरे बाबा साईं बराबर के शरीक है। मेरी कोई भी कॉल बिलाज को जाए तो बिलाज से कह देना कि इस कॉल पर आने का कह कर वो वहाँ पर हरगिज नहीं जाए। वायस जैसे ही बांध हुई थी, बिलाज के चेहरे पर खुशी थी और बिड़ा की फिक्र उसके लिए देखकर। मुझे नहीं पता था कि वो लोग इस कदर गिर जाएंगे। बाबा, माँ, बिलाज इन दोनों को और शॉक कर दिया था और वो दोनों भागते हुए बिलाज के पास आए थे। दोनों ने बिलाज को गले से लगा लिया था। हाँ हाँ हाँ, ये तो मुझे गुदगुदी हो रही है और दूसरा मेरा सांस नहीं आ रहा। मेरी मौत काल के दिन है या आज? बिलाज के मजाक ने दोनों को सीरियस कर दिया था। खबरदार बिलाज, जो फिर से ऐसा कहा तुम कुछ नहीं होगे, कुछ भी नहीं। रूही ने बिलाज को फिर से अपने गले से लगा लिया था और बकार साहब अपना मोबाइल लेकर वहां से बाहर आ गए थे। बस बाबा साईं, अब आपका सामना मेरे बेटे से नहीं, आपका सामना आपके बेटे से होगा। बरीरा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विराम ने दरवाजे पर नॉक किया था। आ जाए। जाए नमाज फोड़ करके उसने वैसे जैसे ही रखा था, बेहराम बेड पर आकर बैठ गया था। क्या कुछ गलती होगी हमसे? तुम ठीक से बात नहीं कर रही जब से पाकिस्तान से आई हो। बेहराम ने बरीरा के हाथ पर हाथ रखने की कोशिश की थी। जब बरीरा उठ गई थी, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी वह। बेहराम, एक बात बताई यहाँ पर, बाबा साहब तो बिलाज से अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं, इसलिए बातचीत के लिए बुला रहे हैं। आपको इन सब में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? आई मीन, मैंने तो वापस आ जाना था ना, फिर आप क्यों वापस यहाँ आ गए? वो मैं सोच रहा था कि शादी के बाद यहीं कारोबार शुरू कर लूँ। बेहराम ने घबराते हुए जवाब दिया। स्मगलिंग का या माफिया मैन बनना चाहती हैं? व्हाट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे माफिया लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैंने लीडर नहीं मैन की बात की थी। वैसे भी माफिया लीडर बनना सबके बस की बात नहीं है। वो तो कल के बाद डिसाइड होगा ना, बेहराम ने आहिस्ता आवाज में कहा था। मैं अभी आराम करना चाहती हूँ बेहराम। बाबा साहब से कह दीजिएगा कि मुझे एड्रेस वो दे, मैं ब्लाज को वहाँ पर बुला लूँ। अगर वो नहीं आया तो मैं उससे आगे कुछ नहीं काटती। ना चाहते हुए भी बेहराम हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया था। अगर बिलाज वहां नहीं आया तो वजीद दोबारा अपनी बेटी को कभी वापस नहीं भेजेगा। वो तो तब होगा ना जब उसकी बेटी वहां से वापस जाएगी जिंदा। अगर बिलाज नहीं आएगा तो उसकी बीबी की मौत की खबर उस तक जाएगी। दादी, ये और दुश्मनी शुरू हो जाएगी। सुमर साहब ने दादी के आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो तब होगा ना
जब हमारा नाम आएगा। वो लड़की याद है तुम्हें, जिसकी वजह से मेरी बेटी तुम्हारी बहन दूर चली गई थी हमसे? अगर इस घर में लगी आग का नहीं पता चल सका किसी को, तो उसका भी नहीं चलेगा। दादाजी ने अपना सगा नीचे फेंक दिया था और फोन पर मौजूद इस टाइगर किलर को वो हुक्म दिया था प्रीरा को मारने का। आप अभी भी चाहते हैं कि मैं ना जाऊं कल? बलाज ने वो रिकॉर्डिंग एक बार फिर से वकार साहब को सुनाई थी। इस वक्त वो कंट्रोल रूम में थे और बाकी टीम मेंबर्स के साथ था। उन्हें एक ऐसा प्लान बनाकर कल वहां पर जाना था जहां वो दुश्मन को उसी की चाल में मार दे दें। सर एक और सुन लें, अरसा बलाज को हमारे लोग मार देंगे। मुझे दादाजी पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, और अगर ब्रीडा इस दुश्मन की डाल बनी तो उसे भी वहीं पर मार देना। इस पर बलाज ने इस रिकॉर्डिंग मशीन पर मुक्का मार दिया था। जी तो चाहता है इन सबको खत्म कर दूं, आप देख रहे हैं। सुना आपने, ये खून है हमारा। बलाज वहां से चला गया था। वकार सर, आपने जितना इस को हमें सपोर्ट किया ना, हम आखिरी सांस तक आपको, आपकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। ना ही आपके बेटे को खुश होगा और ना ही आपकी बहू को। अब हमारे प्लान पर चलेंगे हम। सोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप रहो, बस सबके सामने हंसती रहो और मेरी बात सुनो। बलाज हमदानी पागल हो गया है, उसे सेक्टर 10 नहीं 15 में बुलाओ। वहाँ फोर्स का हेलीकॉप्टर पहले से रेडी होगा। बलाज की मॉम ने कल रात को ये सब बताया है। तुम्हें बलाज के सर से ये मौत का भूत उतारना है बस। ब्रीडा पुल कर भी सेक्टर 9 और 10 में दाखिल नहीं होना, सुना तुमने? चलो ब्रीडा। ऐसे ने ब्रीडा का हाथ पकड़ लिया था और वो दोनों बाहर चले गए थे। तुम्हारे पर्स में मैंने गन रख दी है और एक रिमोट कंट्रोल भी। बलाज को तुम्हारी जान को होता रहा है। ब्रीडा ने अर्शल की तरफ देखा था। तुम शॉक नहीं हुई? भैया सब मैं पहले से जानती हूँ। मुझे जिस बात ने शॉक किया है वो ये कि आप क्यों हम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ब्रीडा, खून हड़ाबा कभी भी मैं नहीं चाहता था। काशान के जाने के बाद इतना समझ आ गया कि जो गोली किसी दूसरे पर आसान लगता है ना, जब वो गोली किसी अपने की जान ले जाती है ना, तो वो छोटी सी गोली एक आम छोटी चीज नहीं रहती नजरों में। अरसा ने ब्रीडा के माथे पर बोथा दिया था। मैं काशान की जगह नहीं ले सका गुड़िया, पर मैं तुम्हें कभी आंच नहीं आने दूंगा। भाई के गले लगकर वो भी बहुत ही रोई थी। वो जानती थी फिर ये मौका नहीं मिलना था। बलाज अपनी गाड़ी से उतर आया था जब ब्रीडा अपनी गाड़ी से उतरी थी। बलाज के दोनों हाथ खाली थे, पर उसकी मौजूदगी ने ब्रीडा की धड़कन तेज कर दी थी। उसकी नजर जहां वहां घूमी थी और वो जल्दी से बलाज के सीने से लग गए थे। तुम्हें क्या मेरा पैगाम नहीं मिला? क्या बकवास की थी मैंने, और मैं समझा तुमने मुझे माफ कर दिया। इस तरह रोमांटिक हीरोइन की तरह भागते हुए गले लगी मेरे, और यहाँ भी फिर तुम अपनी ही सुना रही हो। शट अप। ब्रीडा बलाज का हाथ पकड़े उसे इन कंटेनर के पीछे लेकर गए थे। बलाज प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से बलाज, ये लोग तुम्हें मार देंगे। खुदा के लिए जाओ यहाँ से। यहाँ से बचकर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मौत गले तक आ गई है यहाँ तुम तो आते आते। अब तुम जाने का कह रही हो? ब्रिया ने उसे फिर से अपनी तरफ खींचा था और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। बलाज हमदानी की आंखों में कोई खौफ नहीं था, पर ब्रीडा शायद डर गई थी पूरी तरह से। जरा सी आहट पर वो बलाज की डाल बनने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बलाज, बाबा साईं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने के। ना ही बोलो, किसी को नहीं छोड़ा तुमने कभी, ना ही सीबीआई ऑफिसर बनकर, ना ही माफिया लीडर बनकर। हर कोई दुश्मन बनना बैठा है तुम्हारी जान का। कोई भी सुकून से नहीं बैठेगा। वो उसका गिरबान पकड़कर झंझोड़ थी। आंसू से भरी हुई आंखें बस छलक जाने के लिए दरपड़ थी। कहाँ जाऊं मैं? किसके पास जाऊं? चिशमिश कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे मर जाने से जिनको सुकून मिलेगा ना, उनमें तुम भी शामिल होना। मैं तुम्हारे सुकून के लिए मरना चाहता हूँ। बहुत सता लिया तुम्हें। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत मुझे सुकून दे जाएगी? मेरी धड़कनें तुम्हारी धड़कनों के साथ थम जाएंगे बलाय। बलाय का हाथ उसने जैसे ही अपने दिल पर रखा था, पीछे से गोलियों चलने की आवाजें आना शुरू हो गई थी। क्या तुमने अभी अभी मुझसे ये कहा कि मेरे मर जाने से फर्क पड़ेगा तुम्हें? और ब्रीडा ने अपना चेहरा ऊपर किया था ब्लाज की तरफ जो बढ़ गया था। मुझे कभी कभी अपनी मोहब्बत पर, अपनी पसंद पर अफसोस होता है। मुझे तुम समझ नहीं पाए ना किशमिश। नहीं, चलो यहाँ से। ब्रीडा ने अपना मोबाइल पर लोकेशन देखी थी और ब्लाज का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी के पास लेकर गए थे। उनकी गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई थी, उनके पीछे और गाड़ियां लग गई थी जो उन पर गोलियों की बरसात कर थे। तुम जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आओ। नहीं, मैं देख लूंगा उन्हें। ब्लाज ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था, अपने गन से पिछले गाड़ी पर फायर करना शुरू कर दिए थे। मुझे एक बात समझ नहीं है, ये 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी अपनी लोगों पर फायर क्यों कर रही है? हाँ हाँ हाँ, अरसर भाई होंगे। ब्रिया ने हंसते हुए हाथ निकाला था और वो साइन बनाया था और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। मिस्टर ब्लाज, अगले सेक्टर पर जो हेलीकॉप्टर इंतजार कर ना, उसमें आपने भागते हुए बैठ जाना है। तुम्हें मौत के मुंह पर छोड़कर।
बिड़ा को जवाब नहीं दिया था। जब गाड़ी इसी हेलीकॉप्टर के पास रुकी थी तो वो जल्दी से उतरी थी। ब्लाज हाथ पकड़ कर वो उसे हेलीकॉप्टर के पास लेकर गई थी। पायलट ने पहले से स्टार्ट किया हुआ था। तुम्हें मेरी कसम, अंदर जाकर बैठ जाओ। ब्रिडा शाह, आ जाओ मेरे साथ। तुम्हें भी मेरी कसम, आज हमें कुदरत की तरफ से भी यही इशारा मिल रहा है। आई एम सॉरी। ब्रिडा 2 कदम पीछे हो गई थी। आंखें बंद करने पर उससे वो हाथ पर लिखी हुई आखिरी लाइन्स याद आ गई थी ब्लाज की। मोहब्बतों में बेवफा होना किसी का कोई बड़ी बात नहीं होती। जब किसी को जरूरत से ज्यादा कोई वफादार मिल जाए ना, वो ऐसे ही बन जाता है बेवफा। मैं बेवफा हुआ, हमारे रिश्ते में शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, पर तुम मोहब्बतें लौटाने वाली मेरी शरीक हयात, अगर रिश्ते में तुम बेवफाई कर गई तो रस्वा हो जाएंगे तुम्हारा प्यार भी और हमारा रिश्ता भी। तुम्हारा बेवफा ब्लाज वकार अहमद। बरीदा शाह। ब्रिडा ने ब्लाज का हाथ पकड़ लिया था और एक सेकंड लगा था ब्लाज को उसे ऊपर खींचने में। किशमिश, जान में जान आ गई है। ब्लाज ने ब्रिडा को अपने सीने से लगा लिया था। शट अप दाजी, फायर करो, इस हेलीकॉप्टर को उड़ा दो। ब्लाज और ब्रिडा का किस्सा ठीक वकार और रूही की तरह खत्म कर दो। दोनों तरफ से यही आवाजें गूंजना शुरू हो गई थी और इसी फायरिंग से इसी हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी और आंखों के सामने चंद लम्हों में इतनी ऊंचाई से आग लग जाने के बाद गहरे समंदर में जा गिरा था। ये तो मर गया, अब इन लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ना। और इन दोनों ग्रुप्स में भी फायरिंग का तबादला हुआ था। अरसद ने सर पर हाथ रख कर बाहर निकल गया था। बरीरा, नो, वो चिल्ला उठा था। उसने बहुत सी जगह फोन घुमा दिए थे। पुलिस ने हर तरफ से इस जगह को घेर लिया था। वकार, वो दोनों, ऐसा नहीं हो सकता। रूही बेगम के कंधे पर सर रखकर रोना शुरू हो गई थी। वो पायलट नहीं, हमारा बेस्ट और ट्रेंड ऑफिसर है। ये ट्रैकिंग डिवाइस पर ब्लिंक होना शुरू हो गया है, मुझे जानना होगा। बरीरा। बलाश ने एक बार फिर CPR दी तो बरीरा खांसी करती हुई बैठ गई थी। तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो? बलाज ने उसे अपने गले से लगाकर आंखें बंद कर थी। वो ऐसे ही दूसरे के गले लगे हुए थे और एक बार फिर से समंदर के इस किनारे पर गोलियां चलने की आवाजें आना शुरू हो गई थी। ये लोग पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हमारा? खांसी करते हुए बरीरा ने गुस्से से देखा था। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। बरीरा ने सर झुका लिया था। इन लोगों ने अपने बच्चों पर गोलियां चलाई हैं, हम इंसान भी क्या चीज है ना। मैंने एक बार फिर से तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारा हाथ थाम लिया, अपनी फैमिली को रिजेक्ट कर दिया और आज फिर वापस आने वही किया जो इस दिन किया था। अपने मफादात देते हैं ना हम, जैसे तुम हो। जब जवानी जोबन पर थी, जब जोश था रगों में, जब हर आसाइश थी, तब तुम थे। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली थी, मदिया थी, तब मैं कुछ नहीं थी ना। आज जब कुछ नहीं रहा था, तुम्हें मेरा साथ चाहिए। बरीरा उड़कर दूसरी तरफ चलना शुरू हो गई थी। बरीरा। बलाज ने उसके मुंह पर हाथ रख देता इन दोनों को एक घंटे दर्द के पीछे छुपा लिया था। यहाँ कोई भी नहीं है, वो लोग मर चुके हैं। इस बार बास के बेटे को वो लड़की नहीं मिली जब बास को नहीं मिली थी। हाँ हाँ हाँ। वो लोग हंसते हुए वहां से जाना शुरू हो गए थे और बिला ने ब्रीडा के होंठ से अपना हाथ हटा लिया था, पर उसकी उंगलियां अभी भी वहीं पर थी। बिला ने ब्रीडा को अपनी गोद में उठा लिया था। उसकी नजर सामने थी तो ब्रीडा पलाज के चेहरे पर। ब्रीडा ने पलाज के कंधे पर जैसे ही सर रखा था, उसकी आंखों ने उसका चेहरा ही नहीं, पलाज का कंधा भी भगोड़ दिया था। आप इंसान हैं, जानवर रहे हैं ना आप, अरूज? वजीशा का हाथ उठा तो अरसा ने गुस्से से पकड़कर जटे दिया था। बुरा लग रहा है ना बाबा साईं? जानवर नहीं आप, माँ। जानवर लफ्ज भी कम है, ये तो इससे भी बदतर है। माँ, उन्होंने पहले ही कह दिया था कबीरा को मारने का। अरसा रोते हुए जमीन पर बैठ गया था और फिर वो वजीशा के मेंशन में आहें और बदवाएं सुनाई देने लगी थी। मैं गवाही देता हूँ अपने बाप के हर गुनाह की। मैं अपने गुनाहों को भी कबूल करता हूँ ऑफिसर। मेरे दोनों भाई पहले ही आपकी जेल में है, मुझे भी लेकर जाए। मेरे बेटे मेहताब और घर की खवातीन का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जुम्मन, जाने से पहले बता दें, दफनाने के लिए जिस्म भी नहीं है हमारे बच्चे का। उन्हें रोते हुए जुम्मन का गिरबान पकड़ लिया था। कुछ भी नहीं है रबिया, वापस चले जाना यहाँ से। यहाँ इस घर को वीरान कर दिया ताकि ताजी को मरने के बाद भी सुकून न मिले। जुम्मन खामोश और दाजी के पास से गुजर गए थे। बलाच हमदानी, तुम्हें जिंदा ढूंढ ही लिया। वो दोनों पानी पीने के लिए यहाँ रुके थे जब उनके हर तरफ से पकड़ लिया था सुलेमान चौधरी ने। सुलेमान चौधरी, उसे हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा, पर उसने बरीरा के बालों से पकड़कर उसे उठाया था। लगा हाथ। ब्लैक की टांग पर फायर की थी उसने, जो वहीं पर गिर गया था। और वो बरीरा पिछले 2 घंटे से चल रहे थे। वो पूरी तरह से थक चुके थे। ते बीवी, तुम्हें तोहफे में अपने बेटे को दूंगा, फिर चाहे जब तक मर्जी उसे अपनी रखेल। सुलेमान चौधरी, ब्लाज की ललकार ने उसके गार्ड को भी कितने कदम पीछे करने पर मजबूर कर दिया था। तेरी हिम्मत कैसे हो घटिया इंसान, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बिलानी से बालों से पकड़कर इस तरह के साथ लगाकर उसका सर मारा था। हाथ लगा। किसी में हिम्मत नहीं है बिलाज के पास आने की, पर बिलाज ने अपने अंदर बंद किया हुआ अपना जुनून इन सब पर उतारा था। सुलेमान चौधरी तो कब का बेहोश पड़ा हुआ था जब बीरा ने बिलाज को कान से पकड़ पीछे किया था।
चलो यहाँ से बलाज, इतनी जल्दी भी क्या है बेबी। रमीज, हाँ 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 पहचान लिया, जाहिर है तेरी बहन। रमीज को पीछे से शूट किया था किसी ने। बाबा, बलाज। वकार साहब अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे। बलाज को अपने गले से लगाया था तो गले से लगा ही रखा था। पीछे हट जाओ वकार, क्या बच्चों को कवर क्या लिया है। रूही बेगम ने जैसे बीटा की हाल देखी थी, उन्हें अपनी जैकेट पहना दी थी जो ठंड से कांपना शुरू हो गई थी। चलो अब फ्लैट ना निकल जाए। प्राइवेट जेट है वकार, बच्चों को ठीक से गले तो लगाने दो मुझे। रूही कभी रीरा का माथा चूम रही थी तो कभी बिलाज का। माशाल्लाह, मेरी बहुत बहुत ही खूबसूरत है। रीरा ने सर झुका लिया था। हाँ हाँ हाँ, बहू शर्माती भी कितनी खूबसूरत से है ना। मुझे याद है जब तुम्हारी माँ कोई खूबसूरत कहकर तारीफ करता था ना, मजाल है जो तुम्हारी माँ शर्माई हो। बलाज आगे से थैंक यू सो मच कहती थी हमेशा। हाँ हाँ हाँ, पीछे खड़े ऑफिसर भी हंसना शुरू किए थे। आप चले, मैं ब्रीडा को उठा लेता हूँ। पर बलाज मैं चल लूँगी। नहीं चल पाओगी, पाँव में मोच आई है मैं जानता हूँ। और एक नया सफ़र शुरू हुआ था इन दोनों का, ने सादा और साफ दिल नेक लोगों के साथ। आप अपने बच्चे को लेकर चले जाएं यहाँ से, एक और रिश्ता चला गया है आपकी वजह से, यही हरकतें करती होंगी ना, इसलिए वहां से निकाल दिया आपको। रामीन की छोटी बहन ने उसका बाजू पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ दिखाया था जहाँ की व्हील चेयर रुकी थी और दोनों तरफ ब्लैक ड्रेसिंग में दो गार्ड्स खड़े हुए थे। रामीन, रबी ने आगे हाथ बढ़ाया था और रामीन इतनी हैरान थी कि उसकी गोद में पकड़े बच्चे ने रबी की उंगली पकड़ ली थी। या अल्लाह, माशाल्लाह। रबी ने इस बच्चे को अपने आगोश में ले लिया था। जीजू आप, हु आर यू। रबी ने साथ लहजे में पूछा था। आपने पहचाना नहीं? रामीन आपी की छोटी बहन। तुम बहन हो रामीन की जो अभी से निकाल रही थी। रामीन अपना सामान पैक करो। रामीन ना हाँ में साड़ी ला रही थी और ना ही ऊपर सामान लेने जा रही थी अपना। दामाद जी, रामी की वालदा ने रबी के सर पर प्यार देने की कोशिश की थी पर रबी ने अपनी वेयर चीट पीछे कर ली थी। मैं देख लिया जो सलूक आप मेरी बीवी के साथ पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं। रबी, इस लहजे में बात ना कीजिए, वो मेरी माँ है। ओके 5 मिनट दे रहा हूँ, बल्कि कपड़े भी ना लो, हमारे नए घर में सब कुछ पहले से ऑर्गेनाइज करवा चुका हूँ मैं। रबी ने रामीन का हाथ पकड़ लिया था। रामीन जाओ, दामाद जी सही कह रहे हैं, वैसे भी शादीशुदा बेटियां माँ बाप के घर पर बोझ नहीं बनती। रामीन के वालिद ने जैसे ही यह बात कही थी, रामीन ने अपनी व्हील चेयर उनकी तरफ घुमा दी थी। सही कहा आपने ससुर जी, और ससुराल वालों का बोझ भी दामाद उठाते हुए अच्छे नहीं लगते। आगे बैंक बैलेंस में जो पैसे मैं बेचता रहा हूँ ना, पिछले महीनों से, वो तो मेरी बीवी मेरे बच्चों को मिले ही नहीं। अगर मिली तो बस ये जिल्लत भरी जिंदगी। क्या आपने रबील से पैसे? यही नहीं, तुम्हारी ये छोटी बहन मेडिकल कॉलेज की फीस और सारा तलीमी खर्चा मैं दिया, और ये लहजा तुम्हारे साथ इन लोगों का। चलो यहाँ से, आज के बाद एक पैसा नहीं आएगा इनको, और ना ही तुम कोई ताल्लुक रखोगी इन लोगों के साथ। रामीन का हाथ पकड़ लिया था रामीन ने। नहीं, पर जैसे ही गार्ड ने व्हील चेयर पीछे से पकड़ना चाही थी, रामीन ने मना कर दिया था। मैं कर लूंगी मैनेज। रामीन का है कहा था। रबील के कंध पर था तो एक व्हील चेयर के हैंडल पर। रबील अपने बच्चे का अपने सीने से लगाए हुए था। आज मैं बहुत ही खुश हूँ रामीन, उस दिन का इंतजार कब से था मुझे। गार्ड जैसे ही सामने आकर खड़ी हुई थी, गार्ड ने उठाकर रबी को गार्ड में बिठाया था। रामीन रोते हुए गार्ड में बैठ गई थी। एक अपाहज के साथ जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी तुम्हें रामीन, तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम बस कर जाए। रबील, ये सब कैसे हुआ मुझे बताया क्यों नहीं है? बताया था, तुम्हें फोन किया था, तुमने सुना ही नहीं जो बताना चाहता था तुम्हें। आई एम सो सॉरी रबील, माफ कर दीजिए मुझे। रामीन ने रबील के कंधे पर सड़क लेते रोते हुए, तुम मुझे माफ कर दो, मैं हूँ तुम्हारा मुजरिम रामीन। मेहताब बेटा, मेहताब ने गिटार साइड पर रख दिया था जब रबिया बेगम दरवाजा खोला था। बेटा आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना, तुम गए नहीं, जाने से पहले ही कॉल आ गई थी माँ। पापा साईं और दादी ने माशरे में जो इज्जत बनाई है ना हमारी, हमें कहाँ इज्जत या नौकरी मिलेगी यहाँ। बेटा फिर चले जाते हैं यहाँ से। रबील का फोन आया था, वो चाहता है कि हम सब उसके पास रहें। आप जानती है ना कि अभी भी चांसेस है अब्दुल्ला के जिंदा होने के। मैं यही इंतजार करना चाहता हूँ माँ। और भाई, भाई के जिंदा होने का ख्याल एक बार भी नहीं आया होगा माँ, उनका मर जाना ही अच्छा था। वो मेहताब को थप्पड़ मार दिया था उन्होंने। मैं जो मर्जी तरबियत दे लूँ मेहताब, उनका असर नहीं जाने वाला। तुम भी इन सब मर्दों की तरह तन्हा रहना डिजर्व करते हो। वो ठीक हो जाएगी बेटा, तुम्हें भी सहम आए हैं। रूही बेगम ने बिलाज के सर पर हाथ रखा था, वो बीड़ा के पास ही बेड पर बैठा हुआ था। वो ठीक हो जाएगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा माँ। रूही बेगम हाथ पकड़ बिलाज ने बोसा दिया था। तुमने मुझे माँ कहा, आपको बुरा लगा तो मैं। शट अप। बिलाज के माथे पर बोसा देकर वो वहीं पर बैठ गई थी। बिलाज भैया आ गए हैं? वाह, मुझे मिलना है उनसे। बाहर से एक नई आवाज आई थी। उमाहा के साथ एक लड़की रूम में दाखिल हुई थी। तुम्हारी तुम्हारी छोटी बहन शुमाइल। वाह, हमारे माफिया मैम। बिलाज ने उठकर शुमाइल का सर पर हाथ रखने की कोशिश की थी पर शुमाइल बिलाज के गले लगे थे। आप बड़े भाई हैं, ऐसे गैरों की तरह तो ना मिले, इतने साल इंतजार किया हमने भाई।
शुमाइया का लहजा बहुत ही अफसुदा हो गया था तो बिलाल ने माँ के लिए भी अपना दूसरा बाजू खोल दिया था। जैसे ही माँ रोते हुए बड़े भाई के गले लगी थी और रूही बेगम सर नीचे कर चुके थे, वही जानती थी इन लम्हात का इंतजार वो कितने सालों से कर रही थी। ये जानते हुए भी कि उनका बेटा जिंदा नहीं था, फिर भी उनकी ममता की यही ख्वाहिश थी कि काश उनका बेटा जिंदा होता। और आज अपने बच्चों को एक साथ देखकर वो इतना खुश थी कि वो खुद भी नहीं बता सकती थी।